नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है MEA स्टडी पॉइंट। इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पूरी देखें, पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 1। तो इस कोर्स का सिलेबस मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें लगभग RRB JEE, स्टाफ सिलेक्शन JEE, उसके बाद पब्लिक सेक्टर कमीशन AE, उसके बाद PSUs, IOCL, ONGC, इनके जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, या फिर IS की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और मेट्रो रेल्स, DMRC, NMRC या फिर MMRDA या फिर पुणे मेट्रो, इन सब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। तो हम फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है वो देखते हैं पहले। फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे कि हम मेजर कर सकते हैं। हर एक क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है और कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ होती है। तो फिज़िक्स में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मेन क्वांटिटीज़ जो होती है वो होती है मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी, उसके बाद करंट। इन सब का यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है kg, ये सारे SI यूनिट्स है। लेंथ का होता है मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। जो एग्ज़ाम में पूछते हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है वो फोर्स है। फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने फिर से वेलोसिटी अपॉन टाइम में लिखा। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम और ये टाइम यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा m1 लेंथ रेस टू 1, और बाद में टाइम रेस टू -2। टाइम यहाँ पर डिनोमिनेटर में है इसलिए -2। बाद में हम देखेंगे वर्क होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशंस में मैं अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वर्क का डायमेंशन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं m1 L2 T⁻²। बाद में हम देखते हैं चार्ज। तो चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, I इंटू टी। यहाँ पर देख सकते हैं करंट का डायमेंशन I इंटू टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज जो होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊँ तो उसके लिए जो वर्क लगेगा उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज हो जाएगा वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर वर्क का डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन देख सकते हैं। I यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, T ऊपर जाके T⁻³ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। बाद में देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्म ओम्स लॉ होता है V = I × R। तो मेरा R हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, I जो है I का फॉर्मूला पता है, I तो I ही रहेगा, तो I ऊपर जाके -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडक्टेंस। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस इंटू L/di/dt। अगर मैं यहाँ पर शिफ्टिंग करूँ तो मेरा L आ जाएगा V इंटू टाइम डिवाइडेड बाय करंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है V इंटू टाइम डिवाइडेड बाय करंट। तो मेरा इंडक्टेंस का डायमेंशंस मिल जाएगा। कैपेसिटेंस Q होता है C इंटू V। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा मेरा Q/V।
Q अपॉन V लिखा है, यहाँ पर कैपेसिटेंस का मुझे डायमेंशन मिल जाएगा। तो कलर कोडिंग क्या होती है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस ले लूँ और उसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, तो मैन्युफैक्चरर्स क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कलर कोडिंग कर देते हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होती है कि इस रेजिस्टेंस कितना है, टॉलरेंस कितना है। तो इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा और आपको वह चार्ट याद भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नम। बी से आएगा ब्लैक, फिर से बी से आएगा ब्राउन, उसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन। यहाँ पर हम डिजिट लिखेंगे 0 से लेके 12 तक। यहाँ पर हम मल्टीप्लायर लिखेंगे 10⁻0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गोल्ड, सिल्वर, नन में हम मल्टीप्लायर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो टॉलरेंस का बैंड होता है। उसका टॉलरेंस होता है 5%, 10% और 20%। ऊपर से हम टॉलरेंस लिखेंगे 1%, 2%, 3% और 4%। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ MCQ आते हैं एग्ज़ाम में, एक तो 5 बैंड आता है या फिर 3 बैंड आता है। मोस्टली 5 बैंड ये एग्ज़ाम में फेवरेट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेफ़्ट साइड से जो बैंड्स होते हैं, लेफ़्ट साइड से पहला वाला बैंड जो होता है वो 100 का होता है, सेकंड वाला टेंस का, थर्ड वाला यूनिट प्लेस का और फोर्थ वाला मल्टीप्लायर का। राइट साइड का जो बैंड होता है वो टॉलरेंस बैंड होता है। वैसे ही 3 बैंड में भी होता है। लेफ़्ट साइड से हम देखेंगे तो फर्स्ट वाला बैंड होता है टेंस का, सेकंड वाला यूनिट का और थर्ड वाला होता है मल्टीप्लायर का। और जो मोस्ट राइट में बैंड होता है वो टॉलरेंस बैंड होता है। एक एग्जांपल देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि लेफ़्ट साइड से राइट के साइड तरफ जाते हुए कलर कोडिंग दी गई है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्राउन का जो कलर कोड है वो है 1, बाद में ब्लैक का कलर कोड है 0, ऑरेंज का कलर कोड है 3, ग्रीन जो है वो मल्टीप्लायर है जिसका कोड है 10⁻5। उसके बाद गोल्ड जो है वो टॉलरेंस है जिसका कोड है ±5%। तो इन सब को मिलाकर हमें इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया जो कि है 103 × 10⁻5 ±5% इन ओहम। तो इस तरह है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 1 मार्क्स हमें गंवाना नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कंडीशन होती है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब कि कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम ओम्स लॉ लिख सकते हैं जो कि है I इज़ प्रोपोर्शनल टू V। I जो है वो V के ऊपर डिपेंड करता है। अपने सर्किट में जितना वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल में करंट फ्लो होगा। तो ये V इज़ प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, ये है करंट जो है वो वोल्टेज पर प्रोपोर्शनल है। करंट जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि I बराबर सम कांस्टेंट इनटू V। तो कांस्टेंट जो होता है वो होता है 1/R। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा I = V/R। इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो मुझे ओम्स लॉ का नया फॉर्म मिल जाएगा जो कि है V = I और R। नेक्स्ट हम देखेंगे करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज हम कूलम में मेजर करते हैं, टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो मेरा यूनिट बन जाएगा करंट का कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज जो होता है, मैंने बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क हम करते हैं उसे हम वोल्टेज को बोलते हैं। वर्क जो होता है वो हम जूल में, उसका यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्स होता है। तो वोल्टेज का यूनिट बन गया जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ज का
फार्मूला, चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पर N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो कि है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक वैल्यू ध्यान में रखनी जरूरी है, 9.1 इंटू 10⁻31। 1 कूलम जनरेट करने के लिए 6.1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होना ज़रूरी है। ये कैसे निकला, इसके लिए यहाँ पर ध्यान दें। तो हमें पता है कि Q जो होता है वो N इंटू ई होता है। Q का जगह पे मैं 1 कूलम पुट करूँगा, N इज इक्वल टू ई जो होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है जो कि है 1.6 इंटू 10⁻19। तो मुझे N मिल जाएगा 6.1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नोटेशंस की तरफ। तो नोटेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ज़्यादा लगते हैं समझने के लिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सोर्स है या फिर सिंक है। अगर कोई एलिमेंट के पॉजिटिव एंड से करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा होगा तो उसे हम सोर्स कहेंगे। इसका एग्जांपल है बैटरी। बैटरी में पॉजिटिव एंड टर्मिनल से करंट आउटवर्ड फ्लो करता है हमेशा। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ करंट फ्लोज आउटवर्ड डायरेक्शन थ्रू पॉजिटिव एंड। दूसरा देखते हैं, करंट लीव्स पॉजिटिव एंड, तो उसे हम सोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर P डिलीवर जो आएगा वो आएगा प्लस V इंटू आई वैट्स। P एब्जॉर्ब जो है वो आएगा माइनस V इंटू आई वॉट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंक हम किसे कहते हैं। एलिमेंट के पॉजिटिव एंड में अगर करंट एंटर करता है तो हम उसे सिंक कहते हैं। जैसे कि रेजिस्टर जो है वो ऑलवेज सिंक एलिमेंट है। तो करंट अगर हम लोग इस डायरेक्शन में एंटर करेंगे तो हमें ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव देना पड़ेगा। करंट एंटर्स थ्रू पॉजिटिव एंड, करंट लीव्स नेगेटिव एंड, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो नेगेटिव एंड को लीव कर रहा है इन केस ऑफ सिंक। जो यहाँ पर P एब्जॉर्ब जो है वो आ जाएगा प्लस V इंटू आई वैट्स और P डिलीवर जो है वो आ जाएगा माइनस V इंटू आई वैट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर ब्राउन डॉटेड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक लाइंस शो कर रही है जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन उनका होता है हमेशा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आ चुका है या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें लगता है कि इनसाइड द मैग्नेट इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो आउटसाइड बार मैग्नेट के बाहरी बाजू में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ़्लो करती है, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ फ्लो करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, उसके ऊपर मैंने वाइंडिंग कर दी जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, और डायग्राम में शो जैसे किया है वैसे ही करंट फ्लो हो रहा है। और इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल समझने की ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर राइट हैंड के थंब में मैंने एक करंट पकड़ लिया और थंब जो है वो मेरी करंट की डायरेक्शन शो करती है, तो मेरी जो कर्ल फिंगर से यानी कि मुड़ी हुई उंगलियां है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगी। यानी कि अगर मैं एक कंडक्टर अपने राइट हैंड में पकड़ूं और मेरे अंगूठे के दिशा में करंट फ्लो करता है तो मेरी मुड़ी हुई उंगलियां उस मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन शो करेंगी, यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन। इस रूल को वाइस वर्सा करके देखते हैं। तो जब कभी मेरा
थंब मैग्नेटिक लाइंस को शो करेगा, यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन को शो करेगा, तब कर्ल फिंगर्स जो होती है वो मेरी करंट को शो करेगी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कभी कर्ल फिंगर्स मेरी करंट की डायरेक्शन को शो करेगी तब मेरा थंब जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक लाइंस को शो करेगा। उसे हम रिवर्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। मेरे राइट हैंड में अगर मैंने एक मैग्नेट पकड़ लिया और जो अगर यहाँ पर डायग्राम निकालूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी कर्ल फिंगर्स है। कर्ल फिंगर्स मेरी करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है और तभी मेरा जो थंब है वो फ्लक्स की डायरेक्शन को या फिर मैग्नेटिक लाइंस को शो करेगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लक्स की डायरेक्शन या मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन इस प्रकार होगी। तो जैसे कि हमने देखा था कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल फ्लो होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस इंडिकेशन दे दिया और यहाँ पर एन यानी कि नॉर्थ पोल इंडिकेशन दे दिया। कुछ मैग्नेटिक फार्मूलाज है जो है वो है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। एमएमएफ का फार्मूला होता है एन इंटू आई। एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, आई जो होता है वो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर या कंडक्टर में से फ्लो होना करंट होता है। यहाँ पर ये रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन म्यू ए। एल जो है वो लेंथ ऑफ दी कोर होता है या फिर मैग्नेटिक पाथ होती है। म्यू जो है वो परमिएबिलिटी होती है। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर होता है या फिर मैग्नेटिक पाथ होता है। यहाँ पर परमिएबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। परमिएबिलिटी जो होती है वो म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर होती है। म्यू ज़ीरो को हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं और म्यू आर जो होता है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का फॉर्मूला है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लक्स डेंसिटी, जिसका इंडिकेशन हम बी से करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया में फ्लक्स लाइंस कितनी पास होती है उसे हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो है म्यू इंटू एच। एच यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एल। एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्न्स और आई यहाँ पर होता है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। एल यहाँ पर होता है लेंथ ऑफ द कोर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स। यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस माइनस जब भी कभी हम लिखेंगे तो वो वोल्टेज सोर्स होगा। और यहाँ पर हमने ऊपर जैसे सोर्स की डेफिनेशन लिखी कि प्लस में से करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम उसे सोर्स कहते हैं, या फिर सोर्स में हर बार करंट पॉजिटिव एंड से आउटवर्ड ही फ्लो होगा। यहाँ पर ये नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं करंट सोर्स की तरफ। सर्कल मेरा शो करेगा ये कि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। एरो मेरा शो करेगा कि ये एक करंट सोर्स है। और यहाँ पर पॉजिटिव एंड देख सकते हैं आप कि मैंने ऊपर लोकेट किया है, यानी कि ये एक सोर्स है। पॉजिटिव एंड से करंट आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट सोर्स। डायमंड शेप में जो सोर्स होते हैं उसे हम डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। यहाँ पर पहला सोर्स देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस लिखा है। प्लस माइनस लिखा है इसलिए ये एक वोल्टेज सोर्स है। प्लस माइनस जब भी कभी इंडिकेशन आता है तो वो वोल्टेज सोर्स होता है। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर A इंटू वी एक्स कॉन्स्टेंट और वी एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, तो हम इसे बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट
वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लस माइनस इंडिकेशन कर रहा है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर देखते हैं B इंटू आई एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू करंट है, इसलिए ये एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरो इंडिकेशन किया हुआ है, यानी कि ये एक करंट सोर्स है। और यहाँ पर C इंटू वी वाई, कॉन्स्टेंट इंटू वोल्टेज किया है, इसलिए ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एरो शो किया है, इसलिए ये एक करंट सोर्स है। D इंटू आई एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू करंट है, इसलिए ये करंट डिपेंडेंट है, इसे हम कहते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। हमें इन एग्जांपल्स में बताना है कि डिपेंडेंट सोर्स है या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स है। और डिपेंडेंट सोर्स है तो वो कौन से सोर्स है, करंट डिपेंडेंट या वोल्टेज डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 5 एम्पियर लिखा है और यहाँ पर एरो किया है, इसलिए ये करंट सोर्स है। और यहाँ पर डायरेक्टली 5 वैल्यू लिखी है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट इंटू आई ऑफ एक्स है। आई ऑफ एक्स जो है वो 4 ओम फ्लो होने वाला करंट है, इसलिए ये एक करंट डिपेंडेंट सोर्स है, तो हम इसे कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 वोल्ट लिखा है, ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्लस माइनस, ये एक वोल्टेज सोर्स है। बाद में देखते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट इंटू वी एक्स है, वी एक्स, इसलिए ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, इसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये कांस्टेंट इंटू आई है और यहाँ पर ये करंट एरो शो कर रहा है, इसलिए करंट सोर्स है, तो हम इसे कहते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। आगे देखते हैं ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एरो किया है, इसलिए ये करंट सोर्स है। और यहाँ पर कांस्टेंट इंटू वी एम, इसलिए वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये एक एग्जांपल दिया है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा सोर्स है, 55 एम्पियर वाला कौन सा सोर्स है, 5 Vx वाला कौन सा सोर्स है, और इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सप्लाई। ये वेवफॉर्म ऑफ डीसी सप्लाई है, या फिर हम बोल सकते हैं वेवफॉर्म ऑफ डीसी सोर्स है। यहाँ पर V कुछ कांस्टेंट है और ये टाइम है। तो देखते हैं यूनिपोलर वोल्टेज एंड यूनिडायरेक्शनल करंट। जो वोल्टेज होता है वो यूनिपोलर होता है, यानी कि एक तो ये प्लस V वोल्ट होगा या फिर माइनस V वोल्ट्स होगा। यूनिडायरेक्शनल करंट, इनकी डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में होती है, ये कभी इंटरचेंज होती नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो चेंज इन फेज। यहाँ पे फेज चेंज नहीं होता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 होती है। स्मॉल आइसोलेटेड पावर सिस्टम, ये इसका एप्लीकेशन है, स्मॉल आइसोलेटेड पावर सिस्टम। उसके बाद हम उसे टॉयज़, सेलफोन्स, वॉचेस, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स या फिर डिजिटल सिस्टम्स में हम डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं। डीसी सप्लाई में इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है वो, और कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ कि ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई जो होता है वो बाइपोलर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस वीएम और माइनस वीएम। बाद में देखते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। उसके बाद देखते हैं डेफिनाइट चेंज इन फेज, फेज में चेंज होता है। उसके बाद पावर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट होती है। इंडिया में पावर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। बाद में देखते हैं यूज इन लार्ज बल्क कॉन्टिन्यूसली ड्रिवन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में हम एसी सप्लाई यूज़ करते हैं। बाद में देखते हैं फैमिली मेंबर्स इम्पोर्टेंट, जो कि है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसके बेसिक फार्मूलाज और बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। वोल्टेज अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वोल्टेज का पहले ही एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो वोल्टेज आ जाएगा W अपॉन DQ, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज, जिसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट्स, या फिर हम बोल सकते हैं जूल्स पर कूलम, जिसका सिंबल्स होते हैं वोल्टेज के V। ये जो सिंबल है ये टाइम वेरिएंट के लिए यूज़ करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस के लिए हम यूज़ करते हैं, ये DC सोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ये AC सप्लाई के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर AC लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्किट सिंबल। सर्किट में DC सप्लाई जो है वो कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पर बैटरी का सिग्नल देखते हैं। DC में जो है वो बैटरी का सिग्नल दिखाते हैं। जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव साइड होती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव साइड होती है। नेक्स्ट हम लोग सर्कल में प्लस माइनस करके भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं। बाद में प्लस माइनस करके आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी वोल्टेज सोर्स होता है। बाद में AC सप्लाई में हम दिखाते हैं कि प्लस माइनस, और यहाँ पर एक AC वेवफॉर्म का सिंबल लिख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 230√3 साइन ऑफ 100 पाई टी, यानी कि ये VM साइन ओमेगा टी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वेवफॉर्म की। ये जो होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बाद में हम शो कर सकते हैं पोलर फॉर्म में, जैसे कि 4 एंगल 30, यहाँ पर प्लस माइनस, इसलिए ये वोल्टेज सोर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, DQ अपॉन DT। इसका यूनिट होता है एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। सिंबल होते हैं I, या फिर ये जो होता है ये जो होता है ये हम DC में यूज़ कर सकते हैं, ये हम इंस्टेंटेनियस में यूज़ करते हैं, ये हम AC में यूज़ करते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट, टाइम वेरिंग वेवफॉर्म के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जिसका सिंबल यहाँ पर देख सकते हैं जिगजैग करके ऊपर R इंडिकेट करते हैं, या फिर हम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं 50 ओम्स। इसकी मैग्नीट्यूड होता है ओम्स। इसका बेसिक फार्मूला हम देखते हैं R = रो L अपॉन A। रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है। उसके बाद L जो होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने एक कंडक्टर एज्यूम किया, ये L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर होता है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का उसे हम A से डिनोट करते हैं। कॉपर जो है, कॉपर की रेजिस्टिविटी यहाँ पर लिखी है जो कि है 1.7 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है 2.7 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पर एक और फार्मूला टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है।
यहाँ पर है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ पर R2 जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या फिर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T2। R1 जो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1। R2 जो होता है वो T2 पर होता है। R1 जो होता है वो रेजिस्टेंस T1 टेम्परेचर पे होता है। और अल्फ़ा जो है उसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स या फिर मेटल्स के लिए, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जिसका सिंबल आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। I करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, L इंडक्टेंस, उसके बाद प्लस माइनस V वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जिसका यूनिट होते हैं मिली हेनरी, हेनरी या फिर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू L di/dt या फिर I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V इंटू dt। ये जो है वो ओम्स लॉ है। जो मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है आयरन, साइफाई या फिर फेराइट या फिर एयर इंडक्टर बनाने के लिए। बेसिक फार्मूला देखते हैं इंडक्टर का। बेसिक फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं कि L इज इक्वल टू म्यू n² A डिवाइडेड बाय A। यहाँ पर जो L है वो इंडक्टेंस होता है, जिसका यूनिट है हेनरी में। म्यू जो है वो परमेबिलिटी ऑफ कोर होती है, जो कि म्यू इज इक्वल टू μ0 इंटू μr होती है। μr जो है वो 1 होता है एयर के लिए, और μ0 जो है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, a जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोर का, उसके बाद लेंथ ऑफ द कोर हम L से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कंडक्टर है, उसके ऊपर हमने वाइंडिंग प्लेस की है। दो A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कोर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। देख सकते हैं कि L जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, और C जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है। सिंबल जो होता है C का आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम ऐसे भी इसे डिनोट करते हैं। I जो है वो करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर है, V जो है वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, और C जो है वो कैपेसिटेंस है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। उसके यूनिट जो होता है वो फैरेड होता है, जिसे हम एम्पियर सेकंड पर वोल्ट से भी डिनोट कर सकते हैं। बेसिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है कैपेसिटर के लिए, I इज इक्वल टू C dV/dt या फिर V इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई C इंटीग्रेशन ऑफ I dt या फिर Q इज इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम यूज़ करते हैं पॉलीमर, माइका, इलेक्ट्रोलाइट्स, पेपर, ऑयल या फिर गैसेस को। बेसिक फार्मूला ऑफ कैपेसिटर है एप्सिलॉन इंटू A डिवाइडेड बाई D। एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, जिसका वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। एप्सिलॉन R जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो कि 1 है एयर के लिए, और ग्लास के लिए रिलेटिव परमिटिविटी है 200। बाद में हम देखते हैं कि A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्लेट्स का, D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। यहाँ पर अगर मैंने दो प्लेट्स कंसीडर की है तो ये एक प्लेट है और ये दूसरी वाली प्लेट है, और इन दोनों के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर दी है, तो मेरा ये बन जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर D जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, A जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट है। बाद में देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, G इज इक्वल टू 1/R। इसका जो यूनिट होता है वो ओम इनवर्स होता है, या फिर ओम के साइन को हम उल्टा करके लिखते हैं, या फिर सीमेंस होता है, या फिर
ओम को हम उल्टा लिखते हैं MHO, महो। इसकी डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की तरह ही इसका इंडिकेशन होता है, लेकिन ऊपर हम G लिखते हैं। यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, वोल्टेज जो है हमने V से डिनोट किया है। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू I/G या फिर I इज इक्वल टू V इंटू जी। यह है ओम्स लॉ का अनदर फॉर्म। बेसिक फार्मूला जो है वो G इज इक्वल टू जीटा A/L है। यहाँ पर जीटा जो है वो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, जिसका यूनिट होता है ओम्स इंटू मीटर इनवर्स और मोहो पर मीटर। बाद में देखते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जो है वो AC क्वांटिटी है, AC में होता है। और इन केस ऑफ DC में हमने जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया था कि DC में इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट एक्ट होता है, वो और कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट एक्ट होता है। एक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं XL से, जिसके यूनिट होता है ओम्स। तो XL का बेसिक फार्मूला है 2 पाई F इंटू L या फिर ओमेगा L। यहाँ पर ओमेगा हो जाता है 2 पाई F। ओम्स लॉ यहाँ पर देख सकते हैं VL इज इक्वल टू L di/dt या फिर VL इज इक्वल टू JIL/XL। यहाँ पर कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला है 1/2 पाई FC या फिर 1/ωc। यहाँ पर ओमेगा है 2 पाई इंटू F। इसका बेसिक ओम लॉ के दो फार्मूले आ जाते हैं, VC इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन IDT या फिर VC इज इक्वल टू -j XC इंटू IC। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम DC में DC सोर्स इंडक्टर के अक्रॉस यूज़ करें तो हम यहाँ तो XL का जो फॉर्मूला है इंडक्टिव रिएक्टेंस का वो है 2 पाई F इंटू L। और हमें पता है कि DC सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी है जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई 0 इंटू L, जो कि आ जाएगा 0। तो मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 0 मिलता है, इसलिए वो DC सोर्स में शॉर्ट सर्किट के तरह एक्ट होता है। अब हम देखते हैं कैपेसिटर DC सोर्स को कनेक्ट करने पर क्या होता है। यहाँ पर मैंने DC सोर्स लगाया है, यहाँ पर कैपेसिटर है, तो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई F इंटू C। यहाँ पर भी सेम ही होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज़ है। अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पुट करूँ 0 इंटू C तो मुझे इन्फिनिटी आंसर मिलता है, इन्फिनिटी ओम्स। यानी कि जब मैं कैपेसिटर पुट करता हूँ DC सोर्स के अक्रॉस तो वो मुझे ओपन सोर्स की तरह एक्ट हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस होता है Z इज इक्वल टू RJ प्लस XL माइनस XC। तो Z होता है इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड R² प्लस XL² प्लस XC²। ओम्स लॉ इम्पीडेंस के इसमें लिखेंगे तो V बार इज इक्वल टू I बार इंटू Z बार। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे गलती कर देते हैं एग्जामिनेशन में या फिर उसे लाइटली लेते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा हार्ड वाला, जिसमें हमें पोलर टू रेक्टेंगल भी कन्वर्जन कभी कभी करना पड़ता है। तो पोलर टू रेक्टेंगल कन्वर्जन करने के लिए अगर हमें R एंगल थीटा दिया हो तो हम उसे R cos थीटा प्लस J साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल को टू पोलर का फॉर्मूला है x प्लस JY इज इक्वल टू R एंगल थीटा में कन्वर्ट करना है तो R जो होता है वो √x² प्लस y² होता है और थीटा जो होता है वो √tan² y/x होता है। एग्जाम्पल के तौर में एक दो हम रेक्टेंगल टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगल कन्वर्जन करके देखेंगे। अगर मेरे पास 3 + 4j ये रेक्टेंगल वैल्यू है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है पोलर में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे R निकालना होगा। R जो होता है वो √3² प्लस 4² यानी कि 9 + 16 जो कि आएगा 25 जो कि आएगा 5। अभी मुझे थीटा निकालना है। थीटा जो है वो है tan 1 4/3।
तो कैलकुलेटर पे आप निकालिए तो आंसर आ जाएगा 53.13 डिग्रीज। तो यहाँ पर मेरा पोलर आ जाएगा आर एंगल थीटा यानी कि 5 एंगल 53.13 डिग्रीज। इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करके देखेंगे कि पोलर टू रेक्टेंगल कन्वर्जन हमारा सही क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं। इसे ही हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए हमें फॉर्मूला है r इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। तो मेरा r है यहाँ पर 5, कॉस थीटा है कॉस 53.13 प्लस j साइन 53.13। इसका निकाल के देखिए आपको 3 + j4 ये आंसर मिल जाएगा।